हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, आप सामने देख ही सकते हैं इमेज में क्या लिखा हुआ है कि द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, और यहाँ पे दो फिगर बनाई हुई है जिसमें कि कॉइन्स बनाए हैं, और कॉइन्स के नीचे ऊपर जो है स्पेसिफिकली एक फीमेल है और एक मेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉइन है यहाँ पे ये कॉइन्स ज़्यादा और यहाँ पे कम है, और जबकि हम देखते हैं तो जो मैन और वीमेन है वो सेम पोस्ट के दिखाई दे रहे हैं। तो इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट से आप समझ ही गए होंगे कि है क्या, कि एक काम को जब मैन और वीमेन दोनों कर रहे हैं, सेम पोस्ट पे है, तो उनको इक्वली पे नहीं किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लेबर एक्ट से आएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में ही मैंने सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, बिकॉज 2019 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आपको ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी थी और फिर पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या फिर आपका ये फंडामेंटल राइट्स है, या फिर नन। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन दिया था। तो इस बार चांसेस है कि जो आपके लेबर एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सके कि ये किस टाइप का राइट है। तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि अगर मेल और फीमेल सेम पोस्ट पे हैं, सेम एजुकेशन उनकी क्वालिफिकेशन है, तो उनको सेम पे करना होगा। जस्ट बिकॉज एक फीमेल है वो जहाँ पे सोसाइटी में माना जाता है कि वो मेल से इन्फीरियर है, तो ये वाला जो सोशल स्टिग्मा लोगों के दिमाग में है इसे रिमूव करना होगा और उन्हें इक्वल पे करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा है कि इक्वल रिन्यूमरेशन पे करना पड़ेगा मैन एंड वीमेन के लिए विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कि एक पर्सन है, एक मेल जो है वो मैनेजर की पोस्ट पे है और दूसरी जो फीमेल है वो भी मैनेजर की पोस्ट पे है, बट जो फीमेल है या फिर जो मेल है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी कम है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन का क्या है, अगर वो सेम पोस्ट पे है तो उनको इक्वल पे करना होगा। उसके बाद देखिए, जो एक्ट ऑफ इक्वल रिन्यूमरेशन थी वो कब आई थी, 1976 के अंदर इनेक्ट की गई थी, और ये कंप्लाई करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसके अंडर आर्टिकल 39 के अंदर। अब ये जो आर्टिकल 39 है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है, क्योंकि पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो लेट्स रिवाइज पॉलिटी विद दिस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए, सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात करते हैं रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 के अंदर, तो ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो कि होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको हटाया गया हो, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी ये अप्लाई होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो कोई ऐसी टर्म या कंडीशंस नहीं बना सकता अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जिसमें कि इक्वल पे ना किया जा रहा हो, या फिर जो इक्वल पे डॉक्ट्राइन है उसको फॉलो ना किया जा रहा हो। तो ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉयर नहीं बना सकता। उसके बाद ये भी कहा गया है कि देखिए, जितने भी वर्कर्स हैं ये उनके ऊपर अप्लाई होगा। अब मान लीजिए कि कोई एक फीमेल वर्कर थी, उसको सिर्फ 1 मंथ के लिए एम्प्लॉय किया गया, तो ये सोचा कि यार इसको 1 मंथ के लिए एम्प्लॉय करना है तो इसे ज़्यादा पे क्यों करे, उसको एक एवरेज पे कर दिया। तो ये वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है, ये इसके अगेंस्ट है एक्ट के। यहाँ पे कहा गया है कि एक वर्कर चाहे आप उसको एक दिन के लिए एम्प्लॉय करें या फिर फ्यू डेज के लिए एम्प्लॉय करें, उसको आप इक्वल पे ही करेंगे जितना आप मेल एम्प्लॉय जो है उसको पे कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये वाली जो एक्ट है ये किसके अंडर आती है। तो देखिए, ये लेबर एक्ट्स के अंदर आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एक सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी यहाँ पे बनाई जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि इस एक्ट को अच्छे तरीके से एनफोर्स किया जा सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट को देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली यही है कि इक्वल रिन्यूमरेशन जो है वो मैन और वीमेन दोनों को पे करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। तो सेक्स के बेसिस पे आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्या हुआ कि 1976 के अंदर ये एक्ट आ गई, बट कितनी ही एक्ट्स आज के टाइम में इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, और आप खुद एक ग्राउंड रियलिटी सिचुएशंस में जाके देखिए कि कितनी ही एक्ट्स को सच में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो 1982 के अंदर एक केस आया जिसको बोला गया पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आया कि सेम पोस्ट के ऊपर वीमेन जो है उसको 7 रुपीज़ पर डे पे किया जाता है, वहीं पे उसी काम के लिए उन्हीं वर्किंग आवर्स के लिए जो मैन है उसको 9.25 पर डे किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब इस केस को दोनों साइड्स की बात सुन ली, जो भी एग्रीव थी और जो भी
पर्सन था, ओनर था जिसके अगेंस्ट ये केस हुआ था। तो यहाँ पे जस्टिस जो पीएन भगवती थे उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को ये कहा कि मैन और जो वीमेन है दोनों को एक पार पे करना ज़रूरी है सिमिलर अमाउंट ऑफ वर्क में, और 1976 की जो एक्ट है उसको आप कंप्लाई कीजिए। फिर एडवाइजरी कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबल है कि ये एनफोर्स होगा, तो एडवाइजरी कमेटी है क्या। तो देखिए सेक्शन 6 ऑफ एक्ट जो है वो ये कहते हैं कि एडवाइजरी कमेटी जो है उसको क्रिएट करना होगा फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एडवाइजरी कमेटी को बनाना, ताकि रिन्यूमरेटिव पॉलिसीज़ के सेंस में वो सभी अपने पॉसिबल स्टेप्स को ले सके। तो अब हम उसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसके अंदर एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए, और देखिए ये जो 10 पर्सन है ये किससे नॉमिनेटेड होंगे, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, मतलब उस टाइम में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी उसके थ्रू ये नॉमिनेटेड होंगे। तो देखिए यूपीएससी क्या करता है कि छोटी छोटी चीज़ों में कैसे आपको कंफ्यूज करता है। एक चीज़ और, सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे। देखिए क्या था कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो आप अपनी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को आई थिंक आप पूरे अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फर्स्ट, ठीक है, जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो विलियम बेंटिक थे, और जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर वहाँ पे मेंशन किया होता तो उसका ऑप्शन जो है वो विलियम बेंटिक होता। अभी जो है वॉरेन हेस्टिंग है। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले जो वो फर्स्ट चैप्टर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें स्पेसिफिकली दे रखा है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, और फिर उसके बाद वाइसरॉय आए, जबकि 1858 के अंदर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुकी थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपको यूपीएससी कंफ्यूज करेगा वही चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये जो नॉमिनेटेड वर्ड है जिसमें कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पे यूपीएससी आपको इलेक्टेड वर्ड दे देगा। आप देख लेंगे कि एटलीस्ट 10 पीपल है, अप्रोप्रिएट है, पर अगर आपने नॉमिनेटेड वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो आपका ऑप्शन यही कि यही गलत हो जाएगा। तो आप इलेक्टेड नॉमिनेटेड वर्ड को याद रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वो ये है कि ये जो 10 मेंबर अपॉइंट किए जा रहे हैं, नॉमिनेट किए जा रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट 1/2 जो पीपल है, पर्सन है, वो वीमेन होनी चाहिए, ताकि वो अपनी एक सेंस में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कर सके, क्योंकि उन्हें ही पता है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कई बार जो डिसीजन है वो फीमेल के फेवर में नहीं जाता। तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, कुछ फैक्टर्स बताए गए जिसमें डिफरेंस आ सकता है डिसीजन के अंदर। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, ये आप अपने इंटरव्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आपको वैसे भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि फैक्टर्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। वहाँ पे ज्योग्राफिकल टर्म्स में पूछता है, यहाँ पे ये इस टर्म्स में पूछ सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वीमेन एट वर्क कितनी है, मान लीजिए कि बहुत सारी फीमेल्स ही है कंपेरिजन में, और जो मेल है वो कम है, तो ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा कि नेचर ऑफ वर्क कैसा, मान लीजिए कि कोई जो मैनुअल वर्क है, कोई फिजिकल वर्क है जो मेल ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, फीमेल नहीं कर पा रही है किसी वजह से, तो वो नेचर ऑफ वर्क देखा जाएगा। फिर आवर्स ऑफ वर्क देखे जाएंगे कि मान लीजिए कोई फीमेल्स है वो रात को काम करने के लिए नहीं है सूटेबल, कि भाई वो रात को नहीं काम कर सकती इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे मेल पर्सन को आप अपॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे आवर्स ऑफ वर्क के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। फिर सुटेबिलिटी ऑफ वीमन की वीमन उस काम के लिए ज़रूरी है, मतलब कि सुटेबल है या नहीं है, और उसके बाद की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है फीमेल को उस काम के अंदर। ये सारे जो फैक्टर्स है ये आप याद रखिएगा, जिसके बेसिस पे डिसीजन वेरी कर सकता है। फिर सेक्शन 7 ऑफ एक्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि जितनी भी कंप्लेंट्स या फिर जो क्लेम्स होते हैं जब इस जो एक्ट को वायलेट किया जाता है तो उसको एड्रेस करना होता है, बताना होता है अपॉइंटेड ऑफिसर को जाके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है, मतलब जिस फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके पास एक एक्यूरेट प्रूफ होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट जो है एक ऑफेंस हुआ है, और यहाँ पे ऑफेंडर को ये प्रूफ जो है करे कि इनइक्वालिटी उनकी पेमेंट में हुई है, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन 1 या 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा वर्क में जब हुआ होता है तभी ये जो मतलब कि प्रूफ है वो माना जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो सेक्शन 7 के अंडर सब सेक्शन 4 है उसमें ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी है वो अपॉइंटेड ऑफिसर के थ्रू ही की जाएगी, और इसमें ये दोनों पार्टीज़ जो है उसका मैटर सुनेगा, देखेगा, और उनको अपॉर्चुनिटी भी देगा कि उनकी बातें सुनी जा सके। एक पॉइंट जो अब आपको यहाँ पे अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद
याद रखना है वो ये है कि ये जो अपॉइंटेड ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा, उनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होगी। जब मैं आपको पॉलिटी के चैप्टर्स कराती थी मैं तब भी आपको ये एग्जांपल देती थी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी कंपैरिजन करता है, तो अपॉइंटेड ऑफिसर के पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, मेंटेन रजिस्टर। देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है तो जब तक उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते तब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए जो सेक्शन 8 ऑफ एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो ड्यूटी है एम्प्लॉयर की वो ये है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा एक रजिस्टर के फॉर्म में। ये जो रजिस्टर है इसके अंदर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रखनी होगी रिन्यूमरेशन से रिलेटेड, और यही दिखाया जाएगा कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अगर आप गलत पे तरीके से कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए जो इंस्पेक्टर है उससे रिलेटेड और डिटेल जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि जो देखिए इंस्पेक्टर है उसको भी अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ही, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो सारी इन्वेस्टिगेशंस को आगे लेके जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है मतलब कि जो इंस्पेक्टर होता है सेक्शन 8 के अंदर उसको फॉलोइंग पावर्स दी गई है। सबसे पहली बात तो जो रीजनेबल आवर्स होते हैं मतलब जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें जो इंस्पेक्टर होता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस दिए बिना जो प्रेमिसेस है उसमें एंटर कर सकता है जो भी वर्क प्लेस है। उसके बाद जो है वो किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को किसी भी टाइम मंगा सकता है फॉर एग्जामिनेशन। तीसरी पावर जो इंस्पेक्टर के पास है वो ये है कि वो कोई भी एविडेंस जो है उसको बुला सकता है एट अ गिवन पॉइंट, पर उसके लिए वो पहले टाइम बताएंगे और उसके बाद जो है एम्प्लॉयर को भी एग्जामिन वो करेंगे और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसकी फर्दर कॉपीज भी अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वाली जो पावर्स इंस्पेक्टर की ये याद रखनी है। पेनल्टीज़ की अगर बात करते हैं तो देखिए अगर एम्प्लॉयर जो है वो एक्ट के अंदर जो जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लगती है वो सेक्शन 10 के अंदर आपको पता चलती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर को मेंटेन नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर उस पर पेनल्टी लग सकती है। फिर अगर चले उसने रजिस्टर मेंटेन कर भी दिया बट जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उससे रजिस्टर मांगा तो उसने वो रजिस्टर उसके सामने प्रोड्यूस नहीं किया, उसको सबमिट नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। अगर मान लीजिए कि वो रिफ्यूज़ करता है कि वो एविडेंस नहीं देगा एज पर रिक्वेजिशन तो इस टाइम में उनको पेनल्टी लग सकती है। और वहीं पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो रिफ्यूज करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टीज उनके ऊपर लग सकती है। और उसके बाद देखिए अगर रिक्रूटमेंट उसने किसी तरीके से गलत वे में की होती है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के अगेंस्ट जाके तो पेनल्टीज उनके ऊपर लग सकती है और वहीं पे वो पेमेंट करते हैं एट अनइक्वल रेट से। तो बात है कि मतलब कि गलत तरीके से पे कर रहे हैं, सही जो एक इक्वल अमाउंट पे नहीं कर रहे तो होगा। और अगर वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स मेल और फीमेल एम्प्लॉय के बीच में तो ये डिपेंड करेगा। और उसके बाद अगर कोई भी डायरेक्शन जो इस एक्ट के अंदर दी गई है वो उसको कैरी आउट नहीं कर रहे हैं तो भी उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद पेनल्टी लगेगी क्या, तो देखिए यहाँ पे जो फाइन है वो 10,000 रुपीज़ का लगेगा जो कि 20,000 रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकता है। और अगर हम इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं तो 3 मंथ से लेके 1 साल तक की उनको इम्प्रिजनमेंट हो भी सकती है। और अगर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो देखते हैं कि उनका ऑफेंस कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उनको ये दोनों फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती है। तो उसके बाद देखिए लास्ट में एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है वो ये है कि ये जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज है वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए जो सेक्शन 12 है इस एक्ट का वो 1987 में अमेंड किया गया था जिसको कि इक्वल रिन्यूमरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 कहा गया था। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास के वो भी तो वो अथॉरिटी होंगे लोएस्ट पोजीशन पे, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आप ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उनकी एक मिनिमम पोस्ट दी गई है और वो पोस्ट क्या है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ये लोएस्ट पोस्ट होगी, इससे नीचे की पोस्ट के जो ऑफिसर्स हैं आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं ऑफेंसेस के ट्रायल करने के लिए। तो ये वाली चीज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने सारे पॉइंट्स जो है इसके डिस्कस कर लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेबर एक्ट्स के अंदर तो इससे और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। लेबर एक्ट्स को धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई और फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है DPSP से उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।